जिस पानी को हम हर रोज उपयोग करते हैं, जो हमारे जीवन को अस्तित्व देता है, उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन वो पानी हम पर, अपने आसपास के वातावरण पर हर समय नज़र रखता है, जो हमारे शब्दों, हमारी भावनाओं और हमारी सोच को अपने अंदर रिकॉर्ड करता रहता है और वातावरण की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को बारीकी से पढ़कर अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करता रहता है, जिसे हमारी कॉन्शियसनेस बहुत आसानी से प्रभावित कर सकती है। पर इस तरह की जानकारियों को कोई भी ऐसे ही विश्वास नहीं करता है जब तक वो इसके प्रभावों को खुद से देख ना ले। और इन प्रभावों को 1999 में जापान के मसारू इमोटो ने अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया था। तो ये सब कैसे शुरू हुआ, आगे जानते हैं। हमने बचपन से सुना था कि कोई भी बर्फ के दो क्रिस्टल एक जैसे नहीं होते हैं, पर ये लाइन जब मसारू इमोटो ने अपने जीवन में फिर से पढ़ी तो ये उनके दिमाग में एक अलग मतलब बनाने लगी। उनके दिमाग में ये सोच आ रही थी कि क्या होगा अगर मैं पानी को फ्रीज करके उनके क्रिस्टल्स को देखूं, तो क्या वो हर क्रिस्टल यूनिक दिखेगा। उन्होंने प्लान किया कि वो पानी को फ्रीज करके उनकी पिक्चर्स लेंगे उनके क्रिस्टल्स को देखने के लिए। इसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी के एक यंग रिसर्चर को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लिया और एक हाईली एक्यूरेट माइक्रोस्कोप को लीज पर ले लिया, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने किचन रेफ्रिजरेटर में जमाए पानी को रूम टेम्परेचर पर देखने लगे, जहां बर्फ जल्दी पिघल जाती थी। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में उन्हें पिक्चर्स लेने में बहुत कठिनाई आ रही थी, पर 2 महीने की मेहनत के बाद वो आखिरकार पानी के क्रिस्टल्स को फोटोग्राफ करने में सफल हो गए। उन्होंने एक सुंदर आइस क्रिस्टल को फोटोग्राफ में ले लिया जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को बना रहा था। अपनी इस सक्सेस के बाद वो एक्साइटमेंट से भर चुके थे और समझ चुके थे कि इन क्रिस्टल्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बड़े वॉक इन रेफ्रिजरेटर को सेटअप किया, जिसके टेम्परेचर को -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किए। उन्होंने पाया कि वो क्रिस्टल्स सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए ही सामने आते थे, जब टेम्परेचर बढ़कर बर्फ पिघलना शुरू करता था। इसे आसान शब्दों में समझे तो वो 50 अलग अलग पानी के सैंपल्स को 50 अलग अलग पेट्री डिशेस में रखकर उन्हें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रखते थे और पेट्री डिशेस में पानी का सरफेस टेंशन आइस ड्रॉप को फॉर्म करता था, जिसके ऊपर लाइट शाइन करने पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाई देने लगते थे। उन्होंने पाया कि वो 50 पानी के सैंपल्स कभी भी एक जैसे क्रिस्टल्स नहीं बना रहे थे और कभी कभी तो वो क्रिस्टल भी नहीं बना रहे थे। जब उन्होंने उन क्रिस्टल फॉर्मेशन के डाटा को ग्राफ किया तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अलग अलग पानी के सैंपल्स अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बना रहे थे, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर लगभग एक समान थे, कुछ डिफॉर्म्ड और बिगड़े हुए थे और कुछ बिना क्रिस्टल्स के थे। उन्होंने पहले अलग अलग जगहों के नल के पानी के सैंपल्स को तुलनात्मक रूप से देखा, जिसमें टोक्यो शहर के नल के पानी का रिजल्ट सबसे बुरा था, क्योंकि वो एक भी कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा था, जबकि प्राकृतिक पानी का हर सैंपल, चाहे वो नदी, झरने, कुएं या अंडरग्राउंड से लिया गया हो, वो सभी कंप्लीट क्रिस्टल बना रहे थे। इसके पीछे का कारण ये था कि नल के पानी को साफ करने में जिन केमिकल क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, वो पानी के स्ट्रक्चर को प्राकृतिक पानी की तुलना में ख़त्म कर देता है। उनकी आइस क्रिस्टल फोटोग्राफ की रिसर्च आगे बढ़ रही थी और एक दिन उनके साथ वाले रिसर्चर ने उनसे कहा कि चलो देखते हैं क्या होगा अगर हम पानी के सामने म्यूज़िक चलाकर रख दे तो। इस चीज़ को लेकर इमोटो को भी उत्सुकता हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि म्यूज़िक का वाइब्रेशन कुछ ना कुछ प्रभाव तो डालेगा ही। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो किस तरह के म्यूज़िक का प्रयोग करें और उसे किस कंडीशन में परफॉर्म करें। पर कुछ ट्रायल देने के बाद वो एक सिंपल तरीके पर पहुंचे, जिसमें वो पानी की बोतल को टेबल पर 2 स्पीकर के बीच रखकर म्यूज़िक को उस वॉल्यूम पर प्ले करना था जिस पर नॉर्मली लोग सुनते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले ड्रग स्टोर से लाए डिस्टिल वाटर को ट्राई दिया और रिजल्ट उन्हें हैरान कर दिए। क्लासिकल म्यूज़िक से एक्सपोज किए सभी पानी के सैंपल्स अपनी अलग अलग बारीकी के साथ वेल फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे थे, जबकि वायलेंट हेवी मेटल म्यूज़िक से एक्सपोज किए पानी के सैंपल्स टूटे हुए और अविकसित क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे थे। ये सब देखकर उनका एक्सपेरिमेंट यहीं नहीं रुका। उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर कुछ शब्दों को पेपर पर लिखकर उसे बोतल पर अंदर की ओर दिखाते हुए लपेट दें। ये उन्हें लॉजिकल और तर्कसंगत नहीं लग रहा था। वो सोच रहे थे कि पानी कैसे हमारे लिखे हुए शब्दों को पढ़ और समझ पाएगा और उसके अनुसार बदलाव कर पाएगा। पर उनके म्यूजिक वाले एक्सपेरिमेंट ने उनके अंदर जिज्ञासा भर दी थी
कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम ने उन्हें निराश नहीं किया। वो पानी का सैंपल जिस पर थैंक यू का मैसेज लिखा गया था, वो ब्यूटीफुल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा था, जबकि वो पानी का सैंपल जिस पर बेवकूफ़ लिखा गया था, वो हेवी मेटल म्यूजिक के समान खराब क्रिस्टल बना रहा था। इस एक्सपेरिमेंट ने आगे बताया कि जिस पानी पर सुंदर, बुद्धिमानी और कुछ करने के लिए सकारात्मक भावनाएं लिखी गई थी, वो आकर्षक वेल फॉर्म क्रिस्टल बना रहे थे, पर जिन पर घृणा, नफरत और गुस्से की नकारात्मक भावनाएं लिखी गई थी, वो मुश्किल से ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये देख सकते हैं कि हमारे शब्द और भावनाएं कितनी शक्तिशाली होती है। अच्छे शब्दों का वाइब्रेशन हमारी दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालता है और बुरे शब्दों का वाइब्रेशन नष्ट करने की शक्ति रखता है। इन एक्सपेरिमेंट में एक क्रिस्टल जो सबसे ज़्यादा सुंदर था, एक फूल की तरह, वो था लव एंड ग्रेटिट्यूड, यानी प्यार और आभार के शब्दों का, जो बताता है कि प्यार और आभार के शब्द हमारी दुनिया में कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। इसे जापान में कोटोडमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है शब्दों की आत्मा या शब्दों में आत्मा डालना। और हम सब भी अपने इतिहास से जानते ही हैं कि शब्दों में दुनिया बदलने की शक्ति होती है। जैसा हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं, उसकी एनर्जी शब्दों में प्रभाव डालती है। भले ही वो फिजिकली ना दिखे, पर उसका इम्पैक्ट पानी में ज़रूर दिखता है। और हम सभी का शरीर लगभग 70% पानी से बना हुआ है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पानी को शब्द दिखाने के साथ साथ कुछ फोटोज भी दिखाए, जिसमें पृथ्वी का फोटो इस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, जो दिखने में सुंदर तो था, पर हल्का विकृत और डिफॉर्म था, जो शायद पृथ्वी की स्थिति को दर्शा रहा था। वहीं डॉल्फिन्स का फोटो एक सुंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बना रहा था, जो उनकी बुद्धि और हीलिंग पावर को दर्शा रहा था। अगर हम कुछ और एक्सपेरिमेंट्स को देखें, जिसमें पानी के सैंपल को टीवी और मोबाइल के पास रखा गया, तो हम ये देख सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पानी के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं होने देती है। और माइक्रोवेव में उबले पानी का सैंपल भी नेगेटिव शब्दों जैसे रिजल्ट दिखाता है, जो बताता है कि हमें इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। पानी का स्ट्रक्चर प्राकृतिक आपदाओं के वक्त भी बदलाव दिखाता है, जिसे इन फोटोज़ में देख सकते हैं कि पानी अर्थक्वेक आने से पहले क्रिस्टल्स नहीं बना रहा था, जैसे वो अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर रहा हो, और अर्थक्वेक आने के बाद वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को वापस बनाने लग जाता है। तो कुल मिला के पानी एक मिरर और दर्पण की तरह है, जो इंसानी चेतना और वातावरण से जुड़कर उनकी एनर्जीज को अपने अंदर रिफ्लेक्ट और प्रकट करता है। पर इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको अपने इस अस्तित्व के आधार का ज्ञान होना आवश्यक है, जो फिजिकली नहीं बल्कि वाइब्रेशनल है। आपके सामने दिखने वाली भौतिक दुनिया जिन एटम से मिलकर बनी है, वो भी एक थॉट एनर्जी है, जो अपनी इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी पर तेजी से वाइब्रेट होकर अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। और इन सब के बारे में आप पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं। कुछ लोगों ने वाटर क्रिस्टल की स्टोरी के बाद एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने 2 अलग अलग ग्लास जार में पानी सूखे हुए चावल रख दिए और उन दोनों ग्लास को बारी बारी से कुछ मिनट देखकर एक जार को थैंक यू और दूसरे को बेवकूफ़ कहने लगे। उन्होंने ये चीज़ हर रोज़ 1 महीने तक दोहराई और चावल में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने लगे। 1 महीने के बाद एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कुछ ऐसे थे। जिस चावल के जार को थैंक यू कहा गया, वो हल्की स्मेल के साथ फर्मेंट और किण्वित हो चुका था, पर जिस चावल के जार को बेवकूफ़ कहा गया, वो सड़कर काला हो चुका था। इस एक्सपेरिमेंट को कई लोगों द्वारा भी दोहराया गया, पर सभी ने लगभग सेम रिजल्ट रिपोर्ट किए। एक फैमिली ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने 2 जार की जगह 3 जार बनाए और तीसरे जार को वो नज़रअंदाज करते रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जिस चावल के जार को इग्नोर किया गया, वो बेवकूफ़ कहे जाने वाले जार से पहले ही सड़ गया, जो बताता है कि नज़रअंदाज और अनदेखा करने की भावना कितनी नुकसानदायक होती है। और इस एक्सपेरिमेंट को आप भी करके देख सकते हैं। बस आपको अपने शब्दों और भावनाओं को वास्तविक रूप से फोकस करना है। हम सभी पानी के बने हुए हैं। जब हमारा शरीर एक फीटस के रूप में जीवन शुरू करता है, तब वो लगभग 90% पानी का बना होता है और बड़े होते होते हमारे शरीर का पानी लगभग 70% तक आ जाता है, जो ओल्ड एज और मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए कम होता जाता है। तो आप उस चावल वाले एक्सपेरिमेंट से अपने शरीर और खाने की तुलना कर सकते हैं
कि आप अपनी सोच और भावनाओं से उसमें किस स्ट्रक्चर को बनाकर जी रहे हैं। भले ही पानी कितना भी प्राकृतिक और साफ क्यों ना हो, पर बिना साफ आत्मा और मन के वो कभी भी अच्छा टेस्ट नहीं देता है। और आपने भी देखा होगा कि जब खाना प्यार और आभार की सद्भावनाओं से बनता है तब वो अच्छा स्वाद देने लगता है। और गुस्से, घृणा, अफसोस की भावना और वातावरण वाला खाना स्वाद में थोड़ी कमी डाल देता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी आत्मा उनके स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होकर उनके टेस्ट को ताज़ा, सुखद या बीमार, खराब बना सकती है। आपको याद होगा कि पुराने समय में पानी का इस्तेमाल श्राप देने, आशीर्वाद देने और पवित्रता की नज़र से किया जाता था। पर इस दुनिया के अधिकतर लोगों में अपनी असली आत्मा नहीं है। वो बाहरी दुनिया से बनी अपनी दिमागी सोच को ही अपने अंतर्मन की आवाज़ समझकर जीते हैं, और उनके शरीर का ये खोखलापन उनके शब्दों की शक्ति को भी खोखला कर देता है। तो पानी के बारे में सीखना एक खोज की तरह था जो बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है। आप अपनी कॉन्शियसनेस को पानी से जोड़कर उसके स्ट्रक्चर में अपनी सोच और भावनाओं के वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं और पानी के स्ट्रक्चर को भी सही कर सकते हैं, जिसे जानेंगे दूसरी वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन की विजिबिलिटी और लोगों तक बढ़ सके, और अपडेटेड कनेक्टेड रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।